इस वीडियो में हम यूपी टेट परीक्षा 2021 में गणित के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम आज इस वीडियो में हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। उसका लाभ है। इनमें से कोई नहीं। 22 सही 2/9%, 20%, 22 सही 7/9%। तो प्रश्न में कहा गया है, एक व्यक्ति है जतिन जो एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। तो जैसे वस्तु का कुछ मूल्य होगा और वह वस्तु का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए। 100 रुपए वस्तु का मूल्य था। वह इस मूल्य से जतिन जो है 10% कम पर तो वस्तु को खरीदता है और 10% अधिक पर वस्तु को बेच देता है इस मूल्य से। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को हम बोलते हैं क्रय मूल्य और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को कहा जाता है विक्रय मूल्य। तो 100 का जब हम 10% निकालेंगे तो वह 10 आ जाएगा। 100 का जब हम 10% ज्ञात करेंगे तो वह हमको 10 ही मिल जाएगा। अगर 100 का 20% निकालना होता तो 20 आएगा। 100 का 50% 50 होता है। 100 का 60% 60 होगा। तो जितना प्रतिशत हम निकालते हैं 100 का वही संख्या हमको मिल जाती है। तो यहाँ 100 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 10। मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, उसने 10% कम पर खरीदी। 10% का मतलब है 10। 100 पर 10% का मतलब होगा 10 रुपए। तो 100 से 10 रुपए कम पर उसने वस्तु खरीदी है, मतलब 90 रुपए पर। अब उसने उस मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर वस्तु को बेचा है। तो 100 का जब हम 10% निकालेंगे वह 10 आएगा और 100 में जब हम 10 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 110। तो जतिन ने वस्तु को खरीदा है 90 रुपए में और बेचा है 110 रुपए में। अब हमको यहाँ पर बताना है लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, क्योंकि विकल्प में हमको प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत में दिया गया है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बटे में रहता है क्रय मूल्य। अब लाभ यहाँ पर कितने का हुआ है, देखिए 90 में खरीद कर 110 में बेचा है वस्तु को, मतलब 20 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ 20 रुपए गुणा 100 और बटे में रहेगा क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर है, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह भी लगा लेते हैं। तो क्रय मूल्य था वस्तु का 90 रुपए, तो यहाँ 90 आ गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 100 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा 200 और बटा 9 प्रतिशत का चिन्ह। अब 9 से हम 200 को भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ 2 शेष बचेंगे, फिर जीरो तानने के बाद 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18, फिर 2 शेष बचेंगे, उसको लिख देंगे अंश में। तो लाभ आ गया है 22 सही 2/9%। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। 22 सही 2/9% का लाभ हुआ है जतिन को उस वस्तु को बेचने पर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यदि समीकरण x की घात 2 माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में हैं तो p का मान है। अब एक द्विघात समीकरण हमको दी गई है, x की घात 2 माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर में 0 है और इसके मूलों का अनुपात हमको दिया गया है। तो अगर द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं और उन मूलों का नाम हम रख लेते हैं, एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा। तो दोनों का अनुपात हमको दिया गया है। तो अनुपात में लिखी गई संख्याओं को जब दोनों मूलों को हम मानेंगे तो इन अनुपात वाली संख्याओं के साथ हम एक चर का प्रयोग करते हैं। तो मान लेते हैं पहला मूल तो था 2x और दूसरा मूल था 3x। अब हमको इस p का मान पता करना है। द्विघात समीकरण में जो ये चर p है इसका मान हमको बताना है क्या है। जो ये अचर पद p दिया गया है इसका मान हमको यहाँ पर पता करना है। और हम जानते हैं कि इस द्विघात समीकरण के जो मूलों का योगफल होता है, तो यहाँ इस द्विघात समीकरण के मूल हमने अल्फा और बीटा माने हैं। तो इन दोनों का जो योगफल रहेगा वह होगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे में एक्स की घात 2 का गुणांक। ये सूत्र हमने पढ़ा हुआ है कि मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स की घात 2 का गुणांक।
तो अल्फा प्लस बीटा के मान तो हमारे पास हैं 2x प्लस 3x बराबर। अब माइनस का चिन्ह, x का गुणांक अंश में रखना है, तो यहाँ x का गुणांक है माइनस p, तो अंश में आ गया माइनस p। और हर में है x की घात 2 का गुणांक, तो हर में x की घात 2 का गुणांक रखेंगे तो x की घात 2 के गुणा में यहाँ कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 होगा यहाँ पर। x की घात 2 के गुणा में प्लस 1 है, तो हर में हम लिखेंगे 1। अब 2x 3x जुड़कर हो गए 5x बराबर। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 से जब p को भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा p। तो यहाँ पर जो p का मान हमको मिला है वह मिला है 5x, मतलब p जो है 5 का गुणज है। 5 की गुणा यहाँ x का कोई मान होगा, जिसकी गुणा हम 5 से करेंगे हमको p का मान मिल जाएगा। यहाँ से हमको पता चलता है p जो है 5 का गुणज है। तो विकल्प में देखते हैं कि कौन सी संख्या, विकल्प में ये सभी p के मान ही तो हमको दिए गए हैं, तो जो p का मान होगा वह 5 का गुणज अवश्य होगा। 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं इस विकल्पों में किस विकल्प में 5 का गुणज दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए में 15 दिया गया है जो कि 5 का गुणज है। और जो 3 विकल्प हैं बी सी डी, ये इन पर लिखी गई संख्याएं कोई सी भी 5 का गुणज नहीं है जो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो विकल्प नंबर ए में 15 दिया गया है, तो 15 ही इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर, जो कि 5 का गुणज है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है। दो लंबवृत्तीय शंकु हैं, शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात हमको 25:64 दिया गया है तथा उनके व्यासों का अनुपात है 4:5। तो इनके आयतनों का अनुपात है, ये हमको बताना है। दो लंबवृत्तीय शंकु है जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, उनके व्यासों का अनुपात दिया गया है और आयतनों में अनुपात हमसे प्रश्न में पूछा है। तो जैसे पहले लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं h1 और दूसरे शंकु की ऊंचाई का नाम हम रखते हैं h2। तो इन दोनों h1 और h2 का जो अनुपात है वह 25:64 है, तो ये 25/64 हो गया। फिर आगे प्रश्न में उनके व्यासों का अनुपात दिया गया है, तो पहले शंकु के व्यास का नाम हम रख लेते हैं d1, दूसरे शंकु के व्यास का नाम रखते हैं d2। तो दोनों के व्यासों का अनुपात है 4/5 और इनके आयतनों का अनुपात हमसे प्रश्न में पूछा है। तो पहले शंकु का आयतन v1 मान लेते हैं, दूसरे शंकु का आयतन v2 मान लेते हैं। तो इन दोनों का अनुपात हमसे प्रश्न में पूछा है। देखिए, जो अनुपात दोनों लंबवतीय शंकु की ऊंचाई में होगा वही अनुपात उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी रहेगा। जो अनुपात लंबवतीय शंकु की के व्यासों का होगा वही अनुपात उनके त्रिज्याओं का अनुपात भी रहेगा, क्योंकि दोनों के व्यासों का अनुपात 4/5 है, 4:5 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी 4/5 ही रहेगा, 4:5। अब हमको आयतनों में अनुपात देखना है, तो V1 मतलब पहले शंकु का आयतन, तो पहले शंकु का आयतन निकालेंगे जब हम सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई r का स्क्वायर h। जब ये हम पहले शंकु के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ r1 और h1 रखेंगे और इसका अनुपात निकालना है दूसरे शंकु के आयतन से, तो हर में रखेंगे V2 और V2 के स्थान पर हम दूसरे शंकु के लिए आयतन का सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2। तो यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर और गुणा में है h1/h2। तो यहाँ r1/r2 दोनों शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात है, तो जो व्यासों का अनुपात होता है वही उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी होता है। तो 4/5 यहाँ पर आ जाएगा, उसका वर्ग गुणा h1/h2 दोनों शंकु की ऊंचाई का अनुपात 25/64। तो यहाँ लिखते हैं 25/64। अब 4 का वर्ग 16 है और 5 का वर्ग 25 गुणा 25/64। तो यहाँ 25 से तो 25 विभाजित हो जाएगा एक बार, 16 से 16 कन 16, 16 चौका 64। तो अंश में तो आ जाएगा एकीकन 1 और हर में आएगा 4, तो 1/4 आया है। इसका मतलब पहले शंकु का आयतन और दूसरे शंकु के आयतन में जो अनुपात है वह है 1:4 और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का है सही उत्तर, 1:4। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। यदि a बराबर एक समुच्चय हमको दिया गया है, समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखा गया है, समुच्चय a, और b बराबर एक समुच्चय दिया गया है तथा c बराबर है a माइनस बी के, हो तो c के उपसमुच्चयों की संख्या क्या है, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है उसको लिख लेते हैं, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय की संख्या अगर हम ज्ञात करते हैं किसी समुच्चय के, तो उसका सूत्र है 2 की घात n। और यहाँ n का मतलब होता है जिस समुच्चय के हम उपसमुच्चयों की संख्या निकाल रहे हैं उस समुच्चय में कुल कितने अवयव हैं, वो होता है n का मान। अगर 2 अवयव होंगे तो n के स्थान पर 2 रख देंगे, 3 अवयव होंगे तो n के स्थान पर 3 रख देंगे, और हमको फिर उपसमुच्चयों की संख्या मिल जाएगी उस समुच्चय के। तो यहाँ पर समुच्चय C के उपसमुच्चयों की संख्या हमको बतानी है, तो पहले हमको समुच्चय C के कुल अवयवों की संख्या पता करनी होगी। तो पहले हमें समुच्चय C पता करना है, जिससे हम बता पाए कि उसके कितने अवयव हैं, फिर उपसमुच्चयों की संख्या हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। तो यहाँ C जो है वह a माइनस बी है, तो पहले हमें a और b पता करना होगा। a बराबर, a दिया गया है, a एक समुच्चय है जिसका अवयव है x, और x शब्द बिलो शब्द का एक अक्षर है, कि x जो समुच्चय a का अवयव है, x इस विलोम शब्द के का एक अक्षर है। तो जब हम इस समुच्चय a को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो बताइए x इस विलोम शब्द का एक अक्षर है, तो x का मान यहाँ पर b भी हो सकता है, e भी है, इस शब्द के अक्षर ही तो हैं x, तो यहाँ x के स्थान पर हम b भी लिख सकते हैं, x के स्थान पर e b, l, o, w, बस ये 5 ही अक्षर हैं इस शब्द विलोम में। तो x इन 5 में से भी कोई सा एक होगा, ठीक है। तो समुच्चय A के जो अवयव आ गए हैं ये 5 है। अब समुच्चय B निकालते हैं। समुच्चय B है, जिस समुच्चय B का अवयव है x, और x जो है शब्द वूल का एक अक्षर है। तो इस शब्द वूल का जो अक्षर है वही इस समुच्चय B का अवयव है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस शब्द का जो अक्षर है, एक तो W है, एक O है और एक L है। किसी समुच्चय में एक ही अवयव को एक से ज्यादा बार नहीं लिखते हैं, तो यहाँ ओ को एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे। अब हम समुच्चय सी निकालेंगे। सी जो है a माइनस बी है, इसका मतलब है समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। समुच्चय सी जो है वह a माइनस बी है। a माइनस बी का मतलब है समुच्चय ए के वे अवयव जो बी में ना हो, वे आएंगे इसमें। तो अब देखते हैं समुच्चय ए के कौन से अवयव हैं जो बी में नहीं है। तो यहाँ पर बी, ए के अंदर बी वाले समुच्चय में तो है नहीं है, तो यहाँ बी भी आ जाएगा। ई इस समुच्चय में नहीं है, तो यहाँ पर ई भी आ जाएगा। एल ओ डब्ल्यू इस समुच्चय बी के अवयव हैं, एल ओ डब्ल्यू। तो ए माइनस बी का मतलब था समुच्चय ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो ऐसे केवल 2 ही अवयव हैं, बी और ई, जो समुच्चय ए के हैं पर बी के नहीं है। तो ये समुच्चय सी मिल गया है, और समुच्चय सी में कुल अवयवों की जो संख्या है वह हमको मिल गई है 2, एक बी है और एक ई है। तो अब इसके उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वह हो जाएगी 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा में है 2 बार, तो 2 दूनी 4। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप है। तो एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके जिसकी चारों भुजाओं की माप, बना देता हूं एक समचतुर्भुज का चिन्ह। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई होती है बराबर, उसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। तो जैसे ये एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज है ए बी सी और डी। इस समचतुर्भुज की परिमाप हमको बतानी है, और परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, क्योंकि प्रत्येक भुजा की माप यहाँ पर बराबर होती है। तो हमको इस समचतुर्भुज का जब परिमाप बताना है, तो परिमाप पता करने के लिए इसकी भुजा की माप हमको पता होनी चाहिए। पर प्रश्न में भुजा की जगह विकर्ण की माप दे रखी है।
अब ये विकर्ण क्या होते हैं? अब अगर इस समचतुर्भुज के सम्मुख कोणों को मिलाते हुए अगर हम एक रेखा खींचे तो यह इनका विकर्ण कहलाएगी। और समचतुर्भुज में होते हैं दो विकर्ण, ये हो गए इसके दो विकर्ण। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं और एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद भी करते हैं। तो जहां पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर इस बिंदु का नाम रख लेते हैं ओ। तो ए से ओ तक की दूरी और ओ से सी तक की दूरी यहाँ पर रहेगी बराबर। ओ से डी तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी इसमें रहती है बराबर। अब यहाँ पर समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की माप दी गई है, भुजा की माप तो नहीं दी गई है। तो इन विकर्णों की माप से पहले हम इसकी भुजा की माप पता करेंगे, फिर इसका परिमाप बता देंगे। तो एक विकर्ण की लंबाई है 10 सेमी और एक है 24 सेमी। तो ये एसी वाला तो 10 सेमी मान लेते हैं इसको। तो ओ से ए से ओ तक रहेगा 5 और ओ से सी तक भी हो जाएगा 5। तो ये एसी हो गया 10। इसी प्रकार डी से ओ तक है 12 और ओ से बी तक भी है 12। तो 12 जुड़कर बी डी जो दूसरा विकर्ण था उसकी लंबाई हो जाएगी 24। हमको तो भुजा पता करनी है। तो यहाँ पर ये दोनों समकोण एक दूसरे को बिंदु ओ पर दोनों जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बिंदु ओ पर समकोण पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया है ए ओ बी। ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाओं की माप हमको पता होती है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए ओ भुजा की माप है 5, ओ बी भुजा की माप है 12 और ए बी जो है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये हमको पता करनी है और यही इस समचतुर्भुज की भी भुजा है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो त्रिभुज ए ओ बी में जब हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ कर्ण है ए बी। ए बी का जो वर्ग है वह शेष दो भुजा ए ओ के वर्ग और प्लस बी ओ के वर्गों के योगफल के बराबर रहेगी। तो ए ओ की माप यहाँ पर 5 है तो 5 का वर्ग, बी ओ की माप यहाँ पर 12 है, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग हो गया 133। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 144, ये 12 का वर्ग 144 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। अब ए बी का ये वर्ग है, वर्ग जब दाहिने पक्ष में जाएगा, देखिए वर्ग है तो 13, 169 को हम लिख सकते हैं 13 का वर्ग। तो यहाँ वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल के चिन्ह से वर्ग का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ए बी भुजा की जो माप मिलेगी वह मिल जाएगी हमको 13 सेंटीमीटर। तो ए बी भुजा जो है इस समचतुर्भुज की भी भुजा है 13 सेंटीमीटर। अब इस समचतुर्भुज की भुजा की माप हमको 13 मिल गई है तो हम इसका परिमाप बता सकते हैं। तो 4 गुणा भुजा की माप है 13 सेंटीमीटर। तो 13 चौका होते हैं 52 सेंटीमीटर। तो इस समचतुर्भुज की जो परिमाप है वह 52 सेंटीमीटर है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब हमको देखना है कि इन चार विकल्प में से कौन से विकल्प में कथन सत्य दिया गया है। तो पहला विकल्प है बीजगणित पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। देखिए बीजगणित पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, ये एक यहाँ पर नकारात्मक विचार है। कैसा है ये? असत्य कथन है। कैसा है? असत्य कथन है। क्योंकि जब हम देखते हैं कुछ सवालों में, सांख्यिकी वाले सवालों में भी हम चर का प्रयोग करते हैं और चर का मान ज्ञात करते हैं सांख्यिकी वाले सवालों में। और चर किससे संबंधित होता है? बीजगणित से। बीजगणित में दो प्रकार की राशियां पाई जाती हैं, एक चर राशि एक अचर राशि। तो बीजगणित पढ़े बिना हम सांख्यिकी नहीं पढ़ सकते हैं। सांख्यिकी पढ़ने के लिए भी हमको बीजगणित की आवश्यकता होगी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, ये बात भी गलत है। कि बीजगणित देखिए इस त्रिभुज की समरूपता पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनमें कभी कभी हमसे किसी चर का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया जाता है कि एक भुजा की माप हमको दी गई है, दूसरी भुजा की माप बतानी है, तो वहां वो दूसरी भुजा की माप हम एक्स या वाई किसी चर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिभुज की समरूपता वाले कुछ सवालों में भी हमको बीजगणित की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन है गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीज गणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं।
तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि गणित की जो विभिन्न शाखाएं हैं, उन विभिन्न शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब विकल्प नंबर डी की बात करें तो अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है। देखिए, अंकगणित में हम सीखते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब अंकों से संबंधित संक्रियाएं हम समझते हैं अंकगणित में। अब जब हम समीकरणों को हल करते हैं, वहां भी हमको जोड़ने घटाने की आवश्यकता होती है। तो अंकगणित के पढ़े बिना हम समीकरणों को हल नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी है गलत। तो केवल ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 7। प्रश्न संख्या 7 में कहा है गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं, हमको बताना है कि गणित अध्यापन का कौन सा वाला तरीका सबसे अच्छा रहेगा। कि हर शिक्षार्थी को एक ही तरह पढ़ाना चाहिए। देखिए, सभी विद्यार्थियों शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। तो किसी को कुछ जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को कुछ देर से समझ में आता है। तो यहाँ पर हर शिक्षार्थी की जो क्षमताएं होती हैं, उनको हल करने की जो उनकी क्षमता है, समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है, सबकी अलग अलग होती है। तो सबको एक तरह से पढ़ाना ये एक नकारात्मक विचार हो जाएगा। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, कि केवल उनकी कमियां देखकर कहाँ पे क्या कौन सी गलती कर रहे हैं उनको देखकर ही बस उनको दूर करेंगे, तो ये भी एक नकारात्मक विचार है। ऑप्शन सी देखिए, शिक्षार्थी को उनकी विद्वान क्षमताओं को विकसित करने में, हाँ, के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो शिक्षार्थियों की में अंदर जो क्षमताएं होती हैं, उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए ही प्रोत्साहित करना, तो ये एक सकारात्मक विचार है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं। केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ना, केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, कि बच्चे की क्या क्या कमियां हैं, केवल उतना उतना उसको पढ़ा देंगे। अ, ये वाला विचार भी एक नकारात्मक विचार हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, कि हमको शिक्षार्थी की उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं विद्यमान है, उनको विकसित करने के लिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 8। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर कोई दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। प्रश्न में बताया है कि ए का जो वेतन है बी के वेतन से 25% अधिक है, कि ये जो ए का वेतन है इस बी वाले वेतन से 25% ज्यादा है। तो हमको किसी का वेतन तो यहाँ पर पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं जैसे बी का वेतन है 100 रुपए, बी का वेतन 100 है और ए का वेतन जो है बी से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा का मतलब जब हम 100 का 25% निकालेंगे तो हमको 25 मिलेगा। तो अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन इससे 25 ज्यादा होगा, 125, तभी ये 25% अधिक कहलाएगा। तो अगर हमने माना बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन हो जाएगा 125, क्योंकि प्रश्न में बताया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। और अब हमको बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। किस बी का जो वेतन है ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, ये हमको बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ए का वेतन 125, बी का वेतन 100 रुपए, तो यहाँ पर इनके वेतनों में कमी कितनी है, 25 रुपए की। और जब हम ये कमी प्रतिशत निकालेंगे तो जितने वेतन की कमी है उसकी गुणा करेंगे हम 100% से। और किससे हम तुलना कर रहे हैं, बी के वेतन की ए के वेतन से तुलना कर रहे हैं, तो जिससे तुलना करेंगे उसका वेतन हर में आ जाएगा। अब 25 कन 25, 25 पंजे 125, अब 5 एकन 5, 5 से 100 विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10 और 0। 20 की गुणा 1 से करने पर 20 मिलेगा, फिर 1 से 20 को भाग करेंगे तो हमको 20 ही प्राप्त हो जाएगा, 20%। तो जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से 20% कम है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का हो गया है सही उत्तर। अब देखिए अगला सवाल। प्रश्न संख्या 9। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है दो प्राकृतिक संख्या है जिनका योग 8 है,
तो जैसे एक प्राकृतिक संख्या हम a मान लेते हैं, दूसरी प्राकृतिक संख्या b मान लेते हैं, दोनों का योग 8 दिया गया है। फिर आगे प्रश्न में बोला है इनके व्युत्क्रमों का जो योग है वह 8/15 है। तो अगर a का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/a हो जाएगा, b का व्युत्क्रम 1/b हो गया। अब इन दोनों का जो योगफल है, इनके व्युत्क्रमों का जो योगफल है वह है 8/15। अब इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं। b की गुणा अंश में तिरछी गुणा करेंगे 1 से तो b आ गया, a की गुणा 1 से करने पर a मिल गया, हर में a की गुणा b से करने पर हमको मिल जाएगा ab, बराबर में 8/15। देखिए a और b का जो योग है वह पहली समीकरण में 8 दिया गया था, तो यहाँ अंश में 8 आ जाएगा, 8/ab बराबर में 8/15। अब अंश में 8 एकन 8 और 8 एकन 8, तो ए बी की गुणा 1 से करने पर ए बी बराबर में 15 की गुणा 1 से कर देंगे तिरछी तो आ जाएगा 15। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि दोनों का जो गुणनफल है वह 15 है और दोनों का योगफल है 8। ये समीकरण 1 में हमको दिया गया था प्रश्न में कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, और ये दूसरी शर्त को हमने सरल करते हुए यहाँ पर हमको पता चला कि दोनों का जो गुणनफल है वह 15 है। तो वैसा विकल्प देख लेंगे जिसमें दो दो संख्याएं हमको दी गई हैं कि किन दो संख्याओं का योगफल 8 है और किन दो संख्याओं का गुणनफल 15 है। देखिए 6 और 2 8 तो होंगे, पर 6 की और 2 की गुणा करेंगे तो 15 तो होगा नहीं। 1 का 7 8 तो हो जाएंगे पर इनका गुणनफल 15 नहीं आएगा। 4 4 8 तो हो जाएंगे पर इनका गुणनफल 15 नहीं आएगा। यहाँ पर 3 और 5 दोनों का योगफल 8 है और दोनों का गुणनफल ज्ञात करें तो 15 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। जब हम 3 की गुणा 5 से करेंगे तो उनका का गुणनफल हमको 15 मिलेगा, जब 3 और 5 का योगफल ज्ञात करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये दोनों ही शर्तें इन दोनों संख्याओं के लिए बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 रुपए है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी, ये हमको बताना है। चित्र में दिया गया है कि शिक्षा पर वह परिवार अपनी आय का 25% खर्च करता है, मकान के किराए पर 20% खर्च करता है, यात्रा पर 15% खर्च करता है, भोजन के लिए 20% खर्च करता है और बचत के लिए 20% खर्च करता है। और प्रश्न में जो और दिया गया है कि यदि शिक्षा और यात्रा के बीच का जो अंतर है, शिक्षा और यात्रा के बीच का जो अंतर है वह रुपए में 4,000 है। और अगर इस चित्र को देखें तो यहाँ पर चित्र में शिक्षा और यात्रा के बीच में उनके प्रतिशत का जो अंतर है, यहाँ शिक्षा 25% है, यात्रा 15% है, दोनों का अगर अंतर ज्ञात करें 25% माइनस 10% तो हमको मिल जाए, ये 15% है। अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो 10% आ गया कि शिक्षा और यात्रा के बीच का जो अंतर है वह 10% का है। और प्रश्न में शिक्षा और यात्रा के बीच का अंतर हमको रुपए में दिया गया है। इसका मतलब 10% जो है 4,000 के बराबर है, कि 10% का जो मान है वह 4,000 है। ठीक है। अब हमको प्रश्न में उस परिवार की कुल आय बतानी है। देखिए कुल आय जो होगी वह होगी 100%। ये कुल आय जो होगी ये होगी 100%। और यहाँ पर हमको 10% का मान पता है 4,000। तो 10% को 100% में हम कैसे बदल सकते हैं? 10% से 100% में बदलने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, 10 दाई हो जाएंगे 100%। तो जब इधर बाई तरफ 10 से गुणा करी है तो दाई तरफ भी 10 से गुणा करो, कि 10% 4,000 के बराबर था तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ 4,000 की गुणा हो जाएगी 10 से, तो ये आ जाएगा 40,000। तो उस परिवार की जो मासिक आय दी रखी है प्रश्न में वह दी गई है 40,000 रुपए। 40,000 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 देखिए, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या की ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि एक कंपनी 25 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है और एक शेयर का जो मूल्य रखती है वह रखती है 100 रुपए। तो किसी व्यक्ति को अगर उस कंपनी का शेयर खरीदना है
तो एक शेयर खरीदने के लिए उसको 100 रुपए देने होंगे। अब हमको ये बताना है कि कंपनी को 25 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए 100-100 रुपए के कितने शेयर बेचने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम शेयरों की संख्या निकालेंगे, शेयरों की संख्या, तो शेयरों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए कुल पूंजी, जितनी पूंजी की आवश्यकता है 25 लाख रुपए उसको इकट्ठे करने हैं, तो कुल पूंजी तो आ जाएगी ऊपर 25 लाख, लाख में होते हैं 5 जीरो, तो ये हो गए 25 के पीछे 5 जीरो, 25 लाख। और एक शेयर के मूल्य से हम इसको भाग कर देंगे, तो एक शेयर का जो अंकित मूल्य है वह है 100 रुपए। तो 100 से जब भाग करेंगे तो पीछे से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। एक से इस 25,000 को भाग करने पर हमको 25,000 ही मिल जाएगा। मतलब वह कंपनी 100-100 रुपए के जब 25,000 शेयर बेचेगी तब उसको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुल शेयरों की संख्या होगी 25,000 रुपए। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 12, ताश की 72 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का हो। ताश की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, ठीक है, और क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का हो। तो जब हमें ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और इस 52 पत्तों में से जब एक पत्ता हम याद स्वेच्छा से अपना निकालेंगे तो उस पत्ते के हुक्म का होने की या इक्का होने की प्रायिकता हमसे प्रश्न में पूछी है। प्रायिकता जब हम ज्ञात करेंगे तो हंस हर में तो रखते हैं कुल परिणाम। तो यहाँ पर 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, 52 पत्तों की गड्डी है, उस गड्डी में से जब हमको एक पत्ता स्वेच्छा से निकाल देंगे तो हो सकता है कि कुल पत्ते हैं 52, तो 52 में से कोई सा भी पत्ता निकल सकता है, तो कुल परिणाम जो होंगे यहाँ पर होंगे 52। प्रायिकता निकालने के लिए हर में लिखते हैं हम कुल परिणाम। तो 52 पत्तों की गड्डी में से जब एक पत्ता हमको निकालना है तो वह एक पत्ता उन 52 पत्तों में से कोई सा भी हो सकता है, तो कुल परिणाम यहाँ पर है 52, 52 में से कोई सा भी एक पत्ता निकल सकता है। और हमको अंश में रखने हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल का मतलब है जिसकी प्रायिकता हमको पता करनी है। तो यहाँ पर हमको पता करना है उस पत्ते के हुक्म का होने की या इक्का होने की प्रायिकता। तो इन 52 पत्तों में से हुक्म के पत्ते होते हैं 13 और इक्के, कुल इक्के होते हैं 4। इक्के 4 होते हैं, उन 4 इक्कों में से एक इक्का हुक्म का भी होता है, तो वह इन 13 पत्तों में ही आ जाएगा, एक इक्का यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्के बच गए हैं 3। हमको पत्ता, वह जो एक स्वेच्छा से पत्ता निकाला है उसके हुक्म का होने या इक्का होने की प्रायिकता बतानी है, तो अंश में हमको अनुकूल परिणाम रखने हैं। तो इन 52 पत्तों में से इक्की हुक्म का पत्ते होते हैं 13 और इक्के होते हैं 4। उन 4 इक्कों में से एक इक्का तो हुक्म का ही रहेगा जो इन 13 पत्तों में आ गया, तो 3 इक्के ये हो गए। तो जब अनुकूल परिणामों की संख्या निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम होंगे 13 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे 16। तो 16 आ जाएगा अंश में। अब ये 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकन 4, 4 तिया 12, तो 4/13 आ गया। तो यहाँ पर जो प्रायिकता निकली है वह है 4/13। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पर कहा गया था कि ताश की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा निकाला जाता है अपनी इच्छा अनुसार। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने होंगे, एक पत्ता निकाल लेंगे, तो उन 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता निकल सकता है, तो कुल परिणाम तो हम रखते हैं हर में और अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर रखते हैं अंश में जब प्रायिकता निकालते हैं। तो अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, प्रश्न में बोला है कि जो पत्ता निकाला गया है वह पत्ता या तो हुक्म का हो या इक्का हो। तो हुक्म के पत्ते होते हैं 52 में से 13, 13 में से कोई सा भी पत्ता निकल सकता है, और 4 इक्के होते हैं, उन 4 इक्कों में से एक इक्का हुक्म का भी होता है जो इन 13 पत्तों में ही आ गया है। बचे 3 इक्के, तो 13 हुक्म के पत्ते हैं और शेष 3 इक्के, ये कुल मिलाकर अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 16। 16 रखेंगे अंश में, 4 चौक 16 और 4 से 52 को भाग देंगे तो आ जाएगा 13। तो प्रायिकता निकल गई है 4/13। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 13, चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म x, y है।
इस प्रश्न में एक हमको चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है ABCD। तो चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि उसके सम्मुख कोणों का जो योगफल रहता है वह 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसके सम्मुख कोण होंगे A और D। ए और डी का योगफल 180 डिग्री आएगा। और यहाँ पर सम्मुख कोण B और C, कोण B और कोण C इन दोनों का योगफल भी 180 डिग्री रहेगा। कोण A की माप है यहाँ पर 3y-5 प्लस कोण D की माप है यहाँ पर 7x + 5 बराबर में 180। अब ये 7x प्लस का 3y और माइनस के 5 से प्लस का 5 कट जाएगा बराबर में 180 है। तो एक समीकरण बन गई x और y में। अब b की जो v का जो मान है चित्र में वह 4x है। कोण c की माप है यहाँ पर 4y + 20 और बराबर में 180। तो 4x और 4y प्लस का 20 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो 180 में से 20 घटा देंगे तो 160 आ जाएगा। यह पूरा समीकरण 4 से भाग हो सकता है, तो लिखते हैं 4 से भाग देने पर। तो 4 एकन 4, यहाँ पर 4 एकन 4 और ये 4 चौक 16 0। तो ये बन गई दूसरी समीकरण। तो दूसरी समीकरण में हमको पता चला जो x और y है दोनों का योगफल 40 है। तो अब देखते हैं किस विकल्प में दो संख्याओं का योगफल 40 है। तो 40 और 35 दोनों का योगफल यहाँ पर 40 नहीं मिलेगा। 15 और 35 इनका योगफल भी 40 नहीं है। 15 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डी में भी 10 और 15 दिए गए हैं, इनका योगफल 40 नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। कि यहाँ x के किस मान के लिए इन आंकड़ों में x दिया गया है कि x के स्थान पर कौन सा आंकड़ा आना चाहिए जिससे इन दिए गए सभी आंकड़ों का बहुलक 27 मिल जाए। अब जब हम दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करते हैं तो बहुलक वह आंकड़ा होता है उन दिए गए आंकड़ों में, उस आंकड़े को बहुलक कहा जाता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो उन आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे छोटा आंकड़ा यहाँ पर 23 है। तो 23 यहाँ पर कितनी बार है? 23 एक ही बार है। तो ये 23 की बारंबारता यहाँ पर एक है। फिर 23 के बाद है 24। 24 यहाँ पर कितनी बार है? एक बार है। तो 24 की बारंबारता भी एक है। उसके बाद 25 1 2 3। तो 25 जो है यहाँ पर 3 बार है। तो 25 की बारंबारता हुई 3। फिर 26 1 2 3। तो 26 जो है वह भी 3 बार है। तो 26 की बारंबारता हो गई 3। अब जो अगली संख्या है वह 27 है और 27 भी यहाँ पर 3 बार है। तो 27 की बारंबारता हो गई 3। अब एक ये आंकड़ा x बचा। अब x के स्थान पर क्या संख्या आनी चाहिए जिससे इन सभी आंकड़ों का बहुलक 27 मिल जाए। तो बहुलक 27 होने के लिए 27 जो आंकड़ा है इन सभी आंकड़ों में सबसे अधिक बार आना चाहिए, उसकी बारंबारता सबसे अधिक होनी चाहिए। और इस समय जो है 27 की जो बारंबारता है 25 और 26 के बराबर है। तो इस समय तो ये 27 बहुलक होगा नहीं। तो 27 को बहुलक होने के लिए सबसे अधिक बारंबारता उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम 27 ही लिख दें, x के स्थान पर अगर आंकड़ा 27 आ जाए तो फिर 27 की जो बारंबारता होगी वह 4 हो जाएगी, जो इन आंकड़ों में सबसे अधिक रहेगी। और जब आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता 27 की होगी 4, तो इसका मतलब इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वह 27 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर कि x के स्थान पर अगर 27 आ जाए तो इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वह हमको 27 मिल जाएगा, क्योंकि x के स्थान पर 27 लिखने के बाद ही इन आंकड़ों में 27 की सबसे अधिक बारंबारता होगी 4। और जिस दिए गए आंकड़ों में जिस आंकड़े की सबसे अधिक बारंबारता होती है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ x के स्थान पर आना चाहिए 27। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है कि x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -3 हो तो x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 -3 xyz बराबर है। देखिए हमको मान बताना है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 -3 xyz। तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है x की घात 2 प्लस y की घात 2
प्लस जेड की घात 2 माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो इसका मान पता करने के लिए यहाँ पर देखिए दो कोष्टक है जिनकी गुणा करनी है। पहले कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड है, तो अगर पहले कोष्टक का अगर मान निकालें यहाँ पर x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 1 और z के स्थान पर -3 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 3, -3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर दूसरे कोष्टक में को भी हल करेंगे। तो जब दोनों कोष्टकों की हमको यहाँ पर गुणा करनी है तो 0 की गुणा किसी से भी करने पर हमको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब इस व्यंजक का जो मान है वह है 0। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16। तो प्रश्न संख्या 16 में कहा गया है एक सर्वेक्षण में श्रेणियों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 श्रेणियों का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य है। एक सर्वेक्षण में कुल 10 श्रेणियां हैं, तो श्रेणियों की संख्या यहाँ पर 10 दी गई है। उन श्रेणियों की संख्या जो है वह 40 है और इन 40 श्रेणियों में जो प्रथम 10 श्रेणी है उनका माध्य यहाँ पर दिया गया है 4.5 और जो शेष श्रेणियां हैं उनका माध्य हमको दिया गया है। देखिए 40 में से 10 का तो माध्य है 4.5 है, शेष बच गई 30, उनका माध्य यहाँ पर दिया गया है 3.5। तो हमको पूरे सर्वेक्षण का माध्य बताने के लिए कहा गया है। तो जब हम पूरे सर्वेक्षण का माध्य यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य निकालने के लिए पूरे सर्वेक्षण में जितनी श्रेणियां हैं कुल उनकी संख्या तो नीचे आ जाएगी 40 और सभी श्रेणियों का योगफल हमको अंश में रखना होगा। तो यहाँ पर हमको 40 श्रेणियों का योगफल पता करना है अंश में पहले। उन 40 में से 10 श्रेणियों का जो माध्य हमको दिया गया है 4.5, तो हम प्रथम 10 श्रेणियों का जब हम योगफल निकालेंगे तो 4.5 की माध्य की गुणा हम 10 से कर देंगे। तो अगर दशमलव को कुछ देर के लिए छोड़ दें तो 45 की गुणा 10 से करने पर 450 आएगा। अब दशमलव पीछे से एक अंक के बाद लगा देंगे तो ये 45 मिल गया। मतलब प्रथम 10 श्रेणियां जो हैं उनका योगफल आ गया है 45। तो 45 प्रथम 10 का है और बची शेष 30 श्रेणी उनका माध्य यहाँ पर 3.5 दिया गया है। तो अगर हम उन 30 श्रेणियों का योगफल पता करना चाहें तो इस 30 की गुणा हम कर देंगे उनके माध्य से 3.5 से। तो दशमलव कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 35 तिया हो जाएंगे 105 और 30 में एक जीरो था तो पीछे एक जीरो आ जाएगा। दशमलव पीछे से एक अंक के बाद तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लग गया, तो ये आ गया है 105। तो 30 श्रेणियों का जो योगफल है वह 105 है और 10 श्रेणियों का योगफल 35 है। अब 40 श्रेणियों का जब हमको योगफल पता करना है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 105 और जोड़ लेंगे इसमें हम। तो 105 में 45 जोड़ने पर 150। तो 40 श्रेणियों का जो योगफल है वह हमने अंश में रखा और श्रेणियों की संख्या 40 से हम इसको भाग कर देंगे तो हमको इन 40 पूरे सर्वेक्षण का माध्य मिल जाएगा। 0 से 0 काट देंगे। अब देखिए 15 को 4 से भाग करनी है तो 4 तिया होते हैं 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा, दशमलव लगाए देंगे 30 हो जाएगा। अब 4 सत्ते हो जाएंगे 28 और 30 में से 28 घटा देंगे 2 बचेगा और दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20, तो ये आ गया है 3.75। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 है। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। तो प्रश्न में हमसे बोला है 14 सेंटीमीटर कोर वाला एक ठोस घन है। तो घन बना लेते हैं, जैसे ये घन बना लिया है जैसे हमने ये। इस घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वह 14 सेंटीमीटर है सब कुछ। ये भी 14 सेंटीमीटर की घन की प्रत्येक कोर की जो लंबाई होती है वह बराबर रहती है 14 सेंटीमीटर। अब इस घन में से हमको एक लंबवृत्तीय वेलन
काटना है जिसकी ऊंचाई अधिकतम होनी चाहिए, अधिकतम आयतन का होना चाहिए। तो अधिकतम आयतन का जब हम शंकु इस ठोस में से, इस अधिकतम ऊंचाई का जब बेलन इस ठोस में से हम काटेंगे तो उसकी जो ऊंचाई होगी, देखिए इस प्रकार कुछ रहेगा वह। ये बेलन हम अधिकतम आयतन वाला वेतन बेलन जब इस ठोस में से काटेंगे तो उसकी जो ऊंचाई रहेगी, उस बेलन की ऊंचाई जो रहेगी इस ठोस घन की ऊंचाई के बराबर रहेगी। तो यहाँ बेलन की ऊंचाई हमको मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। और इस बेलन के जो आधार का व्यास रहेगा, व्यास, आधार जो है इसका आधार वृत्ताकार है, और बेलन का जो व्यास रहेगा, इस व्यास की जो माप रहेगी वह इस ठोस घन की कोर की भुजा की माप के बराबर रहेगी 14 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो 14 का आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो लंबवृत्तीय बेलन का जो ऊंचाई है वह 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब हमको इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक में h+r। ये होता है लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर 2 पाई के स्थान पर 22/7 रखेंगे, और आर के स्थान पर यहाँ रख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई के स्थान पर रखेंगे 14 सेंटीमीटर, प्लस आर के स्थान पर 7 सेंटीमीटर और कोष्टक बंद। तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 दूनी हो जाएंगे 44 सेंटीमीटर, और कोष्टक में 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 21 की गुणा हम करेंगे 44 से, तो 21 चौका होते हैं 84, 84 का 4 हासिल लगे 8, और 21 चौक 84 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 92। सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करने पर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया है 924 वर्ग सेंटीमीटर। पर यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में वर्ग सेंटीमीटर में उत्तर नहीं दिया गया है, घन सेंटीमीटर में दिया गया है। परंतु बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी हम निकालते हैं वह सदैव वर्ग मात्रक में आता है, घन मात्रक में आता है आयतन। तो यहाँ पर हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना था, तो 924 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पर यहाँ ऑप्शन सी में 924 घन सेंटीमीटर दिया गया है। अगर यहाँ पर वर्ग होता तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर। इस समय यहाँ पर कोई सा भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि सभी का मात्रक घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 17 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 18। 50 संख्याओं में से हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। तो दी गई संख्या का माध्य क्या होगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम ये समझ एक टॉपिक समझते हैं पहले। जैसे हमारे पास तीन संख्या है 2, 4 और 6। ये तीन संख्या, अगर इन तीनों संख्याओं का हम माध्य निकालें तो अंश में हम माध्य निकालने के लिए इनका जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो अंश में तो हम रखेंगे इन तीनों संख्याओं का योगफल। तो 6, 4, 10, 2, 12, और हर में रख देते हैं इनकी संख्या, कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 चौक हो जाएगा 12। तो इन तीन संख्याओं का जो माध्य है वह आ गया है 4। अगर इन तीनों संख्याओं किसी एक निश्चित संख्या में से घटाकर फिर इनका माध्य निकालें तो देखते हैं इनका नया माध्य और पुराने माध्य में क्या संबंध आता है। कि अगर एक निश्चित संख्या हम ले लेते हैं जैसे 10, तो 10 में से अगर 2 को घटा दें तो हमको 8 मिल जाएगा, 10 में से 4 को घटा दें तो यहाँ पर हमको 6 मिल जाएगा, 10 में से 6 घटा दें तो हमको 4 मिल जाएगा। अब इन तीन संख्याओं का अगर हम माध्य ज्ञात करते हैं तो 8, 6, 14, 4, 18 आ जाएगा, जो हम नया माध्य अब निकाल रहे हैं, नया माध्य। तो 8, 6, 14, 4, 18, 18, और ये संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, ये 6 आ गया। तो अब देखिए जब इस पहली तीन संख्याओं को जब हमने से 10 प्रत्येक को 10 में से घटाकर इनका माध्य निकाला तो नया माध्य 6 आया, पुराना माध्य 4 था। तो इन पुराने माध्य, इस नए माध्य और इस निश्चित संख्या और इस पुराने माध्य में क्या संबंध है। अगर हम इस निश्चित संख्या में से जिसमें से हमने इन तीनों संख्याओं को घटाया था उसमें से अगर इस नए वाले माध्य को अगर हम घटा दें तो हमको ये पुराना वाला माध्य मिल जाएगा।
कि 10 माइनस 6 बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम करेंगे इस प्रश्न को हल करने में। जैसे 50 संख्याओं में से हर संख्या को 53 में से घटाने पर और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। जब हम ये 50 संख्या है, कोई 50 संख्या है, उन उन सभी को अगर हम 53 में से घटाकर उनका माध्य निकालें तो नया माध्य आता है -3.5। ठीक है, 53 में से इन 50 संख्याओं को घटाने के बाद जो नया माध्य निकला है वह -3.5 है। अब हमको उन 50 संख्याओं का, जो पहली संख्या थी, जो पुराना वाला माध्य था, वह हमको बताना है कितना है। तो निश्चित संख्या यहाँ पर को कितनी है? 53 है। जैसे इस उदाहरण में मैंने आपको समझाया है, निश्चित संख्या 10, 10 में से इन सभी को घटाने के बाद जो नया माध्य मिला था 6, तो इस निश्चित संख्या 6 में से नया माध्य घटा देंगे तो हमको ये पुराना वाला माध्य मिल गया जो उन 3 संख्याओं का था। अब यहाँ पर हमारे पास निश्चित संख्या 53 है। 53 में से अगर नया वाला माध्य हम घटा दें, 53 में से हम घटा दें नया वाला माध्य -3.5 को, तो हमको उन पहली वाली 50 संख्याओं का माध्य मिल जाएगा, जो भी 50 संख्या थी। तो 53 यहाँ माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये आ गया 3.5। 53 में 3.5 जोड़ेंगे तो 56.5 आ गया है। तो उन 50 संख्याओं का जो माध्य था वह था 56.5। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस तरह आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 है, 10 प्रेक्षणों 5, 9, 14, 15, x+1, 2x-13, 26, 30, 32, 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों का माध्यक 24 है, x का मान है। तो प्रश्न में हमको 10 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित पहले से दिया गया है और इन सभी आंकड़ों का जो माध्यक बताया गया है वह 24 है। तो माध्यक का मतलब होता है मध्य की संख्या। जैसे 5, 9, 14, 15, x+1, 2x-13, 26, 30, 32, 34 ये संख्याएं हैं। तो इनमें से अगर मध्य की संख्या हम पता करें तो हमने प्रथम 3 संख्याओं को हटा दिया, बाद की 3 संख्याओं को हटा दिया, फिर 15 एक संख्या आगे से हटा दी, एक संख्या पीछे से। तो ये मध्य में 2 संख्याएं हमको मिल गई हैं। कोई एक संख्या मिलती तो वही माध्यक होता। तो इनका माध्यक 24 दिया गया है, तो 24 कैसे आएगा? जो मध्य में 2 संख्या बच गई हैं, इनका जब हम माध्य निकालेंगे वह हमको 24 मिलेगा। ठीक है, तो अगर x+1 और 2x-3 दोनों का माध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो वह माध्यक हमको मिल जाएगा 24। ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब ये 2x और x हो गए 3x, एक में से 13 घटा देंगे तो हमको मिल जाएंगे 12 माइनस के, बटे में 2 है, तो 2 बराबर ये 24। अब इसको जब हल करेंगे तो 3x-12, 2 इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, 24 की गुणा 2 से करने पर 48। तो -12 दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का हमारा हो जाएगा। तो 3x बराबर 48 और 12 दोनों को जोड़ देंगे 60। 3 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, 3 दूनी 6 और 0। x का मान हमको मिल गया है 20। तो 20 विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में कहा गया है, एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चर लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिन में चर लेंगी? तो इस प्रश्न में एक तो गाय है और गाय द्वारा एक मैदान को चरने के लिए दिनों की संख्या दी गई है, दिन है। तो 44 गाय जो हैं एक खेत की, एक मैदान की घास को 9 दिन में चर लेती हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब हमको ये बताना है कि कितनी कम या ज्यादा गाय उसी मैदान की घास को 12 दिन में चर लेंगी। यहाँ पर दिनों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो दिनों की संख्या का मतलब है, देखिए 44 गाय 9 दिन में एक मैदान की घास को चर लेती हैं। तो अगर गायों की संख्या हम बढ़ाएंगे तो वह जब गाय अधिक होंगी तो वह 9 दिन से जल्द कम दिन में ही उस मैदान की घास को चर लेंगी। तो गांव की संख्या बढ़ाने पर दिनों की संख्या कम होगी, अगर गांव की संख्या अगर हम कम कर देंगे तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो प्रश्न में यहाँ पर दिनों की संख्या तो बढ़ा दी गई है, तो जब दिनों की संख्या बढ़ गई है तो गांव की संख्या यहाँ पर हो जाएगी कम।
तो हम मान लेते हैं कि x गाय जो है उस मैदान की घास को 12 दिन में चर लेंगी, जो कि 44 से कम रहेगी। तो यहाँ पर गाय और दिनों की संख्या में जो संबंध है वह प्रतिलोम समानुपाती का संबंध है। तो जब प्रतिलोम समानुपाती का संबंध होता है तब हम कर देते हैं सीधी सीधी गुणा, तब हम करते हैं सीधी गुणा। तो 44 की गुणा तो हो जाएगी और इनको बराबर में रख देंगे। 44 की गुणा होगी 9 से और x की गुणा हो जाएगी 12 से। अब यहाँ इसको समीकरण को हल करेंगे, x का मान पता कर लेंगे। तो 44 गुणा 9 और 12 आ जाएगा इधर हर में, बराबर में x। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब 4 से 44 कट जाएगा 11 बार और 11 तिया हो जाएंगे 33। तो यहाँ x का मान हमको मिल गया है 33। मतलब 33 गाय जो हैं उस मैदान की घास को 12 दिन में चरेंगी। अब प्रश्न में हमसे पूछा था कि 44 गाय 9 दिन में चर लेती हैं, तो उसी मैदान को कितनी कम और ज्यादा गाय 12 दिन में चर लेंगी। तो 44 गाय 9 दिन में चरती हैं, 33 गाय 12 दिन लगेंगे उस मैदान की घास को चरने के लिए। तो कितनी कम गाय हैं ये? तो पहले ये 44 थी, अब हो गई है 33। तो इनमें कितने की कमी हुई है? यहाँ पर 11 की कमी हुई है। तो 11 गाय कम हो गई हैं पहले से, 11 गाय कम। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात। स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात दिया गया है, तो मान लेते हैं वैसे हम स्त्री जो फीमेल हैं वह है 3x और मेल जो है वह मान लेते हैं 2x। कि स्त्री 3x है और मेल जो है वह है 2x पुरुष। और आगे बोला गया है कि 20 और पुरुष के आने से अनुपात उलट गया है, कि अगर 20 पुरुष और आ जाएं, कि पुरुषों की जो संख्या है वह पहले 2x थी, अब 20 पुरुष और आ गए हैं, तब स्त्री और पुरुष की संख्या का जो अनुपात होगा वो पहले से उलट जाएगा। कि अब स्त्री देखिए 3x ही है और पुरुषों की संख्या पहले 2x थी और उसमें 20 पुरुष और आ गए हैं। तो जो अनुपात हमने निकाला है स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात, ये पहले से उलट गया है। पहले 3:2 था, तो अब हो जाएगा 2:3। तो 2/3। अब इसको सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, तिरछी गुणा करेंगे, 2 की गुणा x से करने पर 2x और 2 की गुणा 20 से करने पर 40 आ जाएगा। अब 4x बाईं तरफ लेकर आएंगे, बराबर में 40। तो 9x 4x में घटाने पर 5x बटे बच गए, बराबर में 40। और 5 गुणा में है उधर जाएगा भाग में। तो 5 अट्ठे 40, यहाँ x का मान हमको मिल जाएगा 8। x का मान हमको मिल गया 8। अब प्रश्न में हमको बताना था स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो स्त्रियों की संख्या यहाँ पर थी 3x। तो 3 और x का मान आया है 8, तो 3 अट्ठे यहाँ पर हो जाएगा 24। 3 अट्ठे 24। तो ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 22। तीन असमान वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/k, तब बराबर 2a-3b प्लस 5b/k हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये तीन पक्ष यहाँ पर बराबर दिए गए हैं कि a/2 बराबर है b/3 के, बराबर है c/4 के और बराबर है 2a-3b प्लस 5b/k के। तो ये जब चार पद बराबर हैं तो इनके बराबर में हम मान लेता हूं ये सभी किसके बराबर हैं, इसके बराबर में हम मान लेते हैं जैसे ये सभी x के बराबर हैं, x के बराबर है। तो अगर पहले वाले और इस पांचवे वाले पद की तुलना करें, पहले वाले और पांचवे वाले पद की अगर हम तुलना करें, तो यहाँ से a का मान जो मिलेगा, देखिए a/2 के बराबर में x रखेंगे तो 2 भाग में है, x से उसकी गुणा हो जाएगी, तो a का मान मिल जाएगा 2x। और जब हम दूसरे पद की तुलना पांचवें पद से करेंगे, तो यहाँ से b बराबर हमको मिल जाएगा 3 की गुणा x से हो जाएगी 3x। और जब तीसरे पद की तुलना पांचवें पद से करेंगे, तो यहाँ से c का मान मिल जाएगा c बराबर 4x। तो यहाँ से ए बी सी के मान हमको मिल गए हैं। और जब हम इस चौथे पद की तुलना पांचवें पद से करेंगे, तो ये हमको मिलेगा 2a-3b प्लस 5b और बटे में है k बराबर में x। तो यहाँ a का मान अगर यहाँ से रखें 2x,
तो 2x, तो 2 गुणा 2x हो जाएगा, -3 की गुणा b के मान से करनी है, तो b का मान यहाँ पर है 3x, फिर +5, और ये है यहाँ पर, ये c है, ये 5 भी नहीं, ये c है यहाँ पर, c, ये c है 5c, तो c का मान है यहाँ पर 4x, तो 5 की गुणा हम कर देंगे 4x से, बटे में हमको मिल जाएगा यहाँ पर k बराबर में x। तो ये हो गया यहाँ पर 4x -9x, और 5 चौक 20 x, और बटे में यहाँ पर है k बराबर में x। तो 20 और 4 जोड़ने पर 24, 24 में से अगर हम घटा देंगे 9 तो हमको मिलेंगे 15x, और बटे में k, और बराबर में है x। तो यहाँ x से तो x कट जाएगा एक बार, एक की गुणा हो जाएगी k की गुणा एक से करेंगे तो हमको यहाँ से k का मान हमको मिल जाएगा 15, तो k का मान आ गया है 15। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर 15। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 23, यदि a और b दो समुच्चय हो कि a माइनस बी बराबर a है, हो तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। देखिए दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि a में से b का अंतर करें, समुच्चय a और b का अंतर करें तो हमको समुच्चय a ही मिल जाए। देखिए a और b का जो मतलब होता है, इसका मतलब है समुच्चय a के वे अवयव जो b में ना हो। तो हमको दो ऐसे समुच्चय अपनी तरफ से मान लेते हैं जैसे a, कि a और b में घटाने पर हमको a ही मिल जाए, ऐसा दो समुच्चय हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। जैसे समुच्चय a लिया हमने 1 2 3, और एक समुच्चय लिया b। अब हमको ध्यान ये रखना है कि b वाला समुच्चय इस प्रकार, उसके अवयव को इस प्रकार हम ले कि a में से b घटाने पर a ही मिलना चाहिए, कि a के वे सभी अवयव, a माइनस बी का मतलब होता है समुच्चय a के वे अवयव जो b में ना हो। तो हमको समुच्चय a के ऐसे अवयव लेने हैं जो b में से घटाने का b में हो ही ना, और हमको a ही मिल जाए, कि a में से b घटाने पर हमको a ही मिल जाए। तो b के सारे अवयव हम इस समुच्चय a के अवयवों से अलग लेंगे, क्योंकि 4 5 6 ले लेते हैं। तो जब हम a में से b घटाएंगे तो हमको ये देखना होगा, a में से जब हम b घटाएंगे तो हमको ये देखना होगा कि a के कौन कौन से अवयव हैं जो b में नहीं है। एक भी बी में नहीं है, दो भी नहीं है यहाँ पर, और तीन भी नहीं है। तो हमको जब a माइनस बी निकालेंगे इन दोनों समुच्चय का, तो उसके अवयव 1 2 3 ही मिल जाएंगे, जो कि a के बराबर है। ठीक है, एक ऐसा उदाहरण हमने यहाँ पर ले लिया है जिनमें a माइनस बी बराबर हमको a ही मिल गया है। अब हमको बताना है कि a इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा, कि a का इंटरसेक्शन अगर हम b से निकालें तो कितना मिलेगा। a इंटरसेक्शन b का मतलब है समुच्चय a और b के जो अवयव, समुच्चय ए और बी के जो उभयनिष्ठ अवयव हैं जो दोनों में हैं, वे आ जाएंगे इस समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी में। तो ए और बी में यहाँ पर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ये समुच्चय जो है ए इंटरसेक्शन बी एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा, जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो गया है सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 24, यदि समीकरण x की घात 2 माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो तो बी स्क्वायर माइनस 4c क्या होगा, उसका मान हमको यहाँ पर बताना है। तो इस द्विघात समीकरण के दो जो मूल हैं वे क्रमागत पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 3 4 5 6 7 8 लगातार, जिनके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो पूर्णांक, इसके दो मूल, इस द्विघात समीकरण के दो मूल हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा जो है x है, और बीटा जो है दूसरा मूल जो है वह है x+1 है, पहले से एक ज्यादा, जब तो इनके बीच का अंतर हमको एक मिलेगा। एक क्रमागत पूर्णांक हमने मान लिए हैं, एक x है, एक x+1 है। तो इस समीकरण से जब हम मूलों का योगफल निकालेंगे तो मूलों का योगफल निकालने का सूत्र होता है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक, और हर में लिखते हैं x की घात 2 का गुणांक। तो मूल है यहाँ पर हमारे पास, अल्फा का मान x है और बीटा का मान है x+1 बराबर माइनस, और अंश में है x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक है -b, तो -b आ गया। हर में x की घात 2 का गुणांक, तो अंश यहाँ पर x की घात 2 के गुणा में होगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। तो x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा प्लस 1,
बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक से बी को भाग करने पर बी आ गया। तो हमने ये बी का मान निकाल लिया। अब इस द्विघात समीकरण में अगर मूलों का गुणनफल निकाले तो वह रहता है अचर पद। मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद, और बटे में हम रखते हैं x की घात 2 का गुणांक। तो मूल हमारे पास है, एक मूल x है, अल्फा का मान तो x है और बीटा का मान है x+1, बराबर अचर पद इस द्विघात समीकरण में c है और x की घात 2 का गुणांक यहाँ पर है 1। तो x से x की गुणा करने पर x की घात 2, x की गुणा 1 से करने पर x आ गया, बराबर 1 से c को भाग करने पर c मिल गया। तो ये c का मान हमको मिल गया। अब हमको मान ज्ञात करना था यहाँ पर b² - 4c का। अब ये मान निकालते हैं। तो b का मान हमारे पास आया है 2x+1 का वर्ग -4c। अब c का मान है ये x की घात 2 प्लस x। अब वर्ग करते हैं तो ये प्लस बी की घात 2 वाला सब समीकरण यहाँ पर लगाएंगे। पहले पद का वर्ग तो ये 4x की घात 2 आ गया, प्लस 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा इन दोनों पद से करेंगे तो 2 दूनी 4x, 4x की गुणा 1 से करने पर आ गया 4x। अब -4 की गुणा इन दोनों कोष्टक के दोनों पदों से करेंगे तो -4x की घात 2, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 की गुणा x से करने पर हमको मिल गया 4x। तो ये प्लस के 4x से माइनस का 4x कट जाएगा, प्लस 4x की घात 2 से माइनस का 4x की घात 2 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1। तो b² - 4ac का जो मान है वह आ गया है 1। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 25। दो संख्याओं का मैसे और लैसे प्रश्न में 13 और 1989 दिया गया है। यदि एक संख्या 117 है, दूसरी संख्या हमसे प्रश्न में पूछी है, तो हमको ये सूत्र याद रखना होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उन्हीं के एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर रहता है। तो यहाँ पर पहली संख्या तो दी गई है 117, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। और एचसीएफ यहाँ पर हमको दिया गया है 13, और एलसीएम, एचसीएफ का मतलब में से और एलसीएम का मतलब है ले से। तो ले से हमको यहाँ पर दिया गया है 1989। अब ये दूसरी संख्या बराबर 117 इधर गुणा में है, दाहिने पक्ष में भाग में जाएगा। तो 13 गुणा 1989 के हर में आ जाएगा 117। तो 13 नम्मा 117, 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, एक बचा यहाँ पर, 9 दूनी 18 और 9 एकन 9। तो यहाँ दूसरी संख्या का जो मान हमको मिल गया है 221। तो दूसरी संख्या है 221। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में कहा है कि a+2 a+4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो a के कितने मान होंगे। जहां पर a के कितने मान होंगे, ये दोनों तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो अपवर्तक होते हैं, जिनके केवल दो अपवर्तक होते हैं, जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या एक के पहाड़े से विभाजित होती हैं। तो जैसे अभाज्य संख्या अगर हम लिखें तो 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 17, 19, फिर उसके बाद आता है 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये 1 से 100 के बीच की मैं अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ। तो 47 के बाद हमको मिल जाएगा 53, 59, 61, और फिर है 67, 71, 73, फिर है 79। उसके बाद आता है यहाँ पर 83, फिर है 89, और एक है 97। तो 1 से 100 के बीच में ये कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। देख लेते हैं 25 हुई या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये 25 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में। तो हमको ऐसी अभाज्य संख्याएं देखनी है कि a एक अभाज्य संख्या है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो भी अभाज्य संख्या, और उसमें 4 जोड़ेंगे तब भी अभाज्य संख्या। तो अगर a के स्थान पर अगर हम यहाँ 2 ले, a क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो अगर यहाँ 2 रखें तो 2 में 2 जोड़ने पर 4 आएगा, 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं है। तो अगर a के स्थान पर हम 3 रखें, 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और
3 में 4 जोड़ेंगे तो 7। तो ये 3, 5 और 7 हमको मिलेगी। तो a का मान यहाँ पर एक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जब a का मान 3 रहेगा, a प्लस 2 का मान 5 हो जाएगा, a प्लस 4 का मान हो जाएगा यहाँ पर 7। तो केवल ये 3 ही ऐसी अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिनके बीच का अंतर 2-2 है। और जितनी भी अभाज्य संख्या आप देखेंगे, देखिए अगर a के स्थान पर हम 5 लें तो 5 में 2 जोड़ने पर 7 तो आएगा, पर 5 में 4 जोड़ने पर 11 नहीं आएगा। अगर a के स्थान पर हम 7 रखें तो 7 में 2 जोड़ने पर 9 आएगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 11 रखें तो 11 में 2 जोड़ने पर 13 तो हमको मिल जाएगा, पर 11 में 4 जोड़ने पर अगली संख्या 17 तो आएगी नहीं। अगर हम 13 रखें, 13 में 2 जोड़ने पर अगली अभाज्य संख्या 17 होती है, पर 17 2 जोड़ने पर नहीं मिलेगा। तो इन सभी अभाज्य संख्याओं में केवल ये 3 ही अभाज्य संख्या ऐसी हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। तो यहाँ पर a के कितने मान हो सकते हैं, तो a का केवल यहाँ पर एक ही मान है 3। तो जब यहाँ हम a के स्थान पर 3 रखेंगे तो भी अभाज्य संख्या मिलेगी। a में 2 जोड़ने पर 5 अभाज्य संख्या, a में 4 जोड़ेंगे 7। तो a के स्थान पर यहाँ कोई ऐसी अभाज्य संख्या रखनी थी हमको जिसमें दो, वो खुद भी अभाज्य संख्या हो और 2 जोड़ने पर भी अभाज्य संख्या है और उसमें 4 जोड़ने पर भी हमको अभाज्य संख्या मिले। और ऐसी केवल यहाँ एक ही संख्या ऐसी है 3 अभाज्य संख्या, जिसमें हम अगर 2 जोड़ेंगे तब भी अभाज्य संख्या मिलेगी, 4 जोड़ेंगे तब भी अभाज्य संख्या मिलेगी। तो यहाँ a का केवल एक ही मान है, a का केवल एक ही मान है 3। तो a के स्थान पर केवल हम 3 रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की इस 9999 से कुछ कम होगी, छोटी होगी। कितनी कम होगी ये पता कर लेते हैं। तो इसका भाग विधि द्वारा हम निकालेंगे। वर्गमूल 9999 है, तो पीछे से दो दो के जोड़े बना लेंगे तो 9 9 81 होते हैं। 9 9 81, इन दोनों को जोड़ेंगे 8, 99 में से 81 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 18। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे, ये 99। फिर यहाँ पर हम 9 रखेंगे, 9 ऊपर 9 नीचे। 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 अट्ठे 72, 8 80 का 0 हासिल लगे 8, 9 का 9 और 8 17। अब इनको घटाते हैं, 9 में से 1 घटाने पर 8, 9 में से 0 घटाने पर हमको मिला 9, और 8 में से 7 घटाएंगे 1। तो 9999 का जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमको ये शेषफल मिल गया है यहाँ पर 198। तो अगर इस शेषफल को हम यहाँ इसमें से घटा दें, 9999 में से 198 घटा देंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1089, 9801। 9801 पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि जब हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमको यहाँ शेषफल मिल जाएगा 198। तो अगर 198 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे तो जो 4 अंकों की संख्या मिलेगी यही सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, 9801। तो ऑप्शन नंबर 1 है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 28। जब x की घात 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताना है। तो यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। x माइनस 1 जिससे भाग देनी है उसके बराबर में 0 कर रखें और x का मान निकाल लें। तो यहाँ x का मान मिल गया 1, और जो x का मान मिला है उसको हम उस संख्या में रख देंगे, भाज्य में रख देंगे जिसको हमें भाग करनी थी। तो x की घात 13 प्लस 1 है, यहाँ पर हम x बराबर 1 रख देंगे इसमें। और 1 रखने के बाद जो उत्तर मिलेगा, वही रखने के बाद जो मान आएगा इसकी घात 13 प्लस 1 का, वही शेषफल कहलाएगा। तो x के स्थान पर 1, 1 की घात 13 प्लस 1, 1 की घात कुछ, 1 की घात 13 का मतलब 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2। तो x माइनस 1 से जब हम x की घात 13 प्लस 1 को भाग देंगे तो शेषफल हमको मिल जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए 29। यदि a और b समुच्चय C के अरिक्त उपसमुच्चय हैं, कि समुच्चय C के दो उपसमुच्चय हैं, a और b दोनों अरिक्त हैं,
तो जैसे समुच्चय सी मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, और समुच्चय ए हम मान लेते हैं जिसमें अवयव हैं 1 2 3। समुच्चय बी में हम अवयव मान लेते हैं 3 4 और 5। तो समुच्चय सी के देखिए ए भी उपसमुच्चय है इसका, और बी भी उपसमुच्चय है, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी में है, तो ये इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी का भी अवयव है, तो समुच्चय बी समुच्चय सी का उपसमुच्चय कहलाएगा। अब हमको इसका मान बताना है। देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, तो जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें, देखिए ए रखना है पहले हमको, ए है 1 2 3 यूनियन, फिर हमको रखना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। तो इनमें उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है ए और बी में, 3 है, तो 3 आ गया केवल। अब इनका जब हम यूनियन निकालेंगे 1 2 3 और 3 का जब यूनियन निकालेंगे तो दोनों समुच्चय के अवयवों को मिलाकर लिख देंगे, 1 और 2 3 आ गया। 1 2 3 जो अवयव है ये समुच्चय ए के अवयव है, तो हमको समुच्चय ए ही मिल गया है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मान हमको समुच्चय ए के बराबर मिला है, तो समुच्चय ए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 30। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4,410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। देखिए इस समय गांव की जो जनसंख्या है 4010 है, 4410 है, और ये गांव की जो जनसंख्या है ये प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। हमको 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है, गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो हम मान लेते हैं गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले पी थी। अब 2 वर्ष के बाद वह 4410 हो गई है। ये पी जो जनसंख्या थी 2 वर्ष पहले थी। तो जब 1 वर्ष के बाद यह 5% बढ़ी, तो 5% बढ़ने का मतलब है, अगर जनसंख्या 100 थी तो 5% बढ़ने का मतलब है 5 बढ़ जाएगी, मतलब 105 हो जाएगी। पी से 1 साल के बाद यह हो गई 105/100 गुना। फिर दूसरे साल भी यह 105/100 गुना हो जाएगी। तो 2 साल में, 2 वर्ष पहले जनसंख्या गांव की पी थी, जब उसमें हम 1 वर्ष बाद 5% की वृद्धि होगी, तो वह 105/100 गुना हो जाएगी। फिर अगले वर्ष में वह जनसंख्या फिर से 105/100 गुना बढ़ जाएगी, और 2 वर्ष के बाद वह हो जाएगी 4410। अब इसको हल करेंगे, हम पी का मान पता कर लेंगे। पी है 2 वर्ष पहले की उस गांव की जनसंख्या। तो इसको अगर सरल करें, 2 से 5 दूनी 10, 5 इकन 5, 5 दूनी 10 0, ये 5 दूनी 10, 5 इकन 5, 5 दूनी 10 और 0। अब ये 21 से 21 की गुणा करेंगे 441, और इधर दाहिने पक्ष में 441 एक बार कटेगा और एक 0, तो 21 गुणा 21 441, और 441 से 4410 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 10। यहाँ 20 और 20 की गुणा 40, 40 दाहिने पक्ष में 10 से गुणा कर लेगा, तो यहाँ पी का मान हमको मिल जाएगा 10 गुणा 20 गुणा 20। तो पी बराबर 20 की गुणा 20 से करने पर 400, 400 की गुणा 10 से करेंगे तो हमको मिल गया 4000। तो 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या हमने पी मानी थी उस गांव की, वह आ गई है 4000, और 4000 ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो वर्ष 2021 में यूपी टेट परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे गणित के, वो सभी हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूपी टेट परीक्षा 2019 में गणित के आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे।